नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किससे मिलेगी कमान, स्पीकर पर घमासान। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। लोकसभा स्पीकर के मामले में ये बात एक बार फिर सच साबित हुई है। दरअसल शुक्रवार से ऐसी खबरें थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभाल लेंगे। लेकिन संसद पहुंचने पर राहुल गांधी के बयान से स्पीकर पद को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। वहीं नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि कॉल नहीं किया। वहीं राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की है। बताया जाता है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और डीएमके के टीआर बालू राजनाथ से मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर जवाब नहीं मिलने के बाद उनके ऑफिस से लौट आए। तो आपको बता दें कि स्पीकर पद के लिए पहली बार होगा चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी सहमति। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे।
तो राहुल गांधी ने कॉल बैक नहीं किया आपने। राहुल गांधी ने कहा खड़गे जी को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। अध्यक्ष के और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी स्पीकर पर नहीं बनी बात तो इंडिया ब्लॉक ने अपना भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब पहली बार चुनाव होगा। देखिए, आपको बताते हैं कि सत्र जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ा अध्यक्ष पद के लिए हो गया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों चाहते हैं कि स्पीकर के पद पर उनका सांसद बैठे और जो स्पीकर का पद होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एनडीए ने पहले तो एक राय बनाने की कोशिश की लेकिन उसमें राय नहीं बन पाई। इसके बाद जब विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि स्पीकर तो आपका होगा तो मैं आप स्पीकर का समर्थन करने के लिए तैयार है, तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम प्रस्ताव में लाया गया और जब बात नहीं बनी तो नॉमिनेशन करा दिया गया। तो इंडिया गठबंधन ने कहा कि जब डिप्टी स्पीकर को आप फेवर नहीं करेंगे तो हम भी स्पीकर को फेवर नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे वरिष्ठ सांसद जो 8 बार के चुने हुए हैं उनको इंडिया गठबंधन विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद के लिए कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराया गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अगर दोनों तरफ से कोई बात नहीं बनती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को विपक्ष और सरकार में कोई समझौता नहीं होता है, तो ये तय है कि इस पर चुनाव होगा। और अगर दोनों के बीच में सहमति बन जाती है, सहमति अगर वो कैंडिडेट वापस एक तरफ से होने पर, तो अगर इंडिया गठबंधन स्पीकर पद से अगर अपने नॉमिनेशन फाइल के सुरेश कुमार का वापस करा लेता है और डिप्टी स्पीकर का पद अगर इंडिया की तरफ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बन जाता है तो ये चुनाव नहीं होगा। अन्यथा दोनों आमने सामने घमासान होगा और दोनों की तरफ चुनाव होगा। और इसमें ये देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग होती कि नहीं है, क्रॉस वोटिंग में एनडीए जीतता है या इंडिया गठबंधन जीतता है, या फिर जिस तरह से अभी बहुमत एनडीए दिख रहा है तो उतने वोट एनडीए के कैंडिडेट ओम बिरला को मिल जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वो जीत जाते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो चुनाव हार भी सकते हैं और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यानी के सुरेश जीत भी सकते हैं। ठीक है, इस जानकारी के लिए शुक्रिया अखिलेश जी, हमारे साथ बने रहिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी और अब बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद मैदान में है और लोकसभा स्पीकर, आपको बता दें कि फिलहाल ये माना जा रहा है कि हो सकता है विपक्ष के साथ सहमति बन जाए। और अब बात करेंगे फैसला बरकरार, रिहाई का इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, जहां अदालत ने सुनवाई तक के लिए उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। और इस दौरान ईडी और सीएम केजरीवाल के वकील ने दलीलें पेश की। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। सुनवाई की अगली तारीख 26 जून तय की गई है। अब सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। फैसला बरकरार है, रिहाई का इंतजार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अरविंद केजरीवाल को करना होगा, हालांकि उनकी रिहाई जो है वो फिलहाल रोक दी गई है। अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? अखिलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत के रोक पर फैसले का इंतजार करते हुए ये कहा गया है कि इस पर इंतजार किया जाएगा। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की रिहाई अधर में लटकी हुई है।
26 जून को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने जमानत पे रोक के फैसले को रखा बरकरार। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। और अब बात करेंगे कांग्रेस पर निशाने आपातकाल के बहाने। आज 25 जून है, ऐसा दिन जिसे काला दिवस कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक लंबे अरसे तक आपातकाल की काली रात रही, जिसके डरावने सपने हमारे बुजुर्गों को डराते रहे, जिसका दंश हर भारतीय के हृदय में एक बुरी याद की तरह समाया हुआ है। उसी पल को याद करते हुए पीएम ने लिखा कि जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो उस पार्टी में बहुत ज्यादा हद तक जिंदा है जिसने इसे लगाया था। वो अपने दिखावे से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छुपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को देख चुकी है, इसलिए उसने उन्हें बार बार खारिज किया है। इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह है। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लागू था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज इसके 49 साल पूरे हो गए हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान से प्यार का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को खत्म किया है और भारत के संविधान को रौंद दिया है, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार किया, पूरे देश को ही जेल में बदल दिया। कांग्रेस से असहमत हर व्यक्ति को प्रताड़ित और परेशान किया गया। इस दौरान सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया था। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। पीएम ने कहा कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव नहीं और अब वो संविधान का हवाला देते हैं जो कि शोभा नहीं देता। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उन लोगों को संविधान का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव नहीं। प्रधानमंत्री ने जमकर आज कांग्रेस को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि 49 साल पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी को और उसको लेकर आज बीजेपी ने जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। साथ ही साथ इसको लेकर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने भी पोस्ट किया है और इस पर बात की है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। आपातकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक काला धब्बा है भारत के इतिहास में। जिन्होंने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं। पीएम ने लिखा, कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को खत्म किया है। और अब बात करेंगे माया का ऐलान, बीजेपी कांग्रेस एक समान। देश में इस वक्त एक नया मुद्दा छाया हुआ है, वो है संविधान। लोकसभा चुनाव के दौरान से अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के इन आरोपों को एक साजिश करार दिया है और कहा है कि वो ऐसे मुद्दे लाकर देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब पक्ष विपक्ष के इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच बसपा चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संविधान के मुद्दे को लेकर दोनों गुटों पर निशाना साधा। संसद में विपक्ष द्वारा संविधान की कॉपी दिखाए जाने के मामले में बसपा चीफ ने कहा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं और इन दोनों ने मिलकर इस संविधान को जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान बना दिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सत्ता और विपक्ष के दोनों की अंदरूनी मिलीभगत है। दोनों ही सत्ता विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। बसपा चीफ ने कहा कि इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने संशोधन कर दिए हैं कि अब ये समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पूंजीवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक संविधान बनकर रह गया है। ये दोनों ही आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और SC, ST, आदिवासी को संविधान का लाभ नहीं देना चाहते। यूपी में सपा सरकार ने तो SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर अंदर मिलकर, जो मिले हुए हैं अंदर अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर SC, ST व OBC वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। और तभी ये लोग पूरे देश में, यही मेन कारण है, SC, ST व OBC वर्गों को मिले आरक्षण को भी। मायावती ने कहा कि दोनों ही दल संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। मायावती ने आज जमकर निशाना बोला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधती नजर आई मायावती ने कहा कि दोनों ही संविधान से छेड़छाड़ करते आए हैं और दोनों दल संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा। और अब बात करेंगे, साथ लड़ेंगे चुनाव, नीतीश पर दाव। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आ गई है और सियासी राजनीति तेज होने लगी है। इन तमाम अटकलों पर
पॉज का बटन दबाते हुए भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कैसे चुनाव लड़ेगी। भाजपा का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा। इस संबंध में भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में लड़ेंगे और अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व दोनों का यही फैसला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे रहेगी। लोकसभा सीट बंटवारे के समय सीट घटाए जाते समय ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता दल यूनाइटेड को इस बात का आश्वासन दिया गया था और बाकी घटक दलों ने भी उसी को देखते हुए कम सीटों पर समझौता किया था। लगातार सवाल हो रहे थे कि क्या 2025 के विधानसभा में भाजपा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। बिहार में 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और अब बात करेंगे आंखें मूंदे अफसर नाबालिग बना डॉक्टर। खबर सीतापुर से है, जहां बिना डिग्री के नाबालिग डॉक्टर बनकर खुलेआम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मामला थाना बिस्वन क्षेत्र के बेलहरिया चौराहे गांव का है, जहां नाबालिग लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा और जनपद का स्वास्थ्य महकमा आंख मूंदे बैठा है। सीतापुर जनपद के स्वास्थ्य महकमे की घोर लापरवाही से गली गली ऐसे नाबालिग झोलाछाप डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ऐसे लोग निडर होकर अपने कारनामे को अंजाम दे रहे हैं और इनको किसी कार्रवाई का भी भय नहीं है। नाबालिग बना डॉक्टर, आंखें मूंदे अफसर। नाबालिग डॉक्टर कर रहे लोगों का इलाज और स्वास्थ्य महकमा से अनजान बना हुआ है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक क्षेत्र का मामला है, जहां बेलहिया गांव पड़ता है, चौराहा है। वहां पर ऐसे स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ही ऐसे डॉक्टर हैं जो नाबालिग हैं, बच्चे हैं और वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इंजेक्शन लगा रहे हैं और बोतलें लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तय पर ये ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जो नाबालिग हैं और उनके अलावा उनकी डॉक्टरी चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे स्वास्थ्य विभाग कैसे खिलवाड़ करने दे रहा है कि उन पर कोई भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या इसको लेकर आपने स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करने की कोशिश की है? जी, इसको लेकर हमने सीएमओ से बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे हमारी टीम चल रही है, लेकिन ऐसा क्षेत्र में होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, मरीज भी अधिक हैं। तो ऐसे में लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो नहीं देखते हैं कि वो कैसे इलाज करेगा और क्या अपनी जिंदगी और मौत से खेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि अगर उनकी टीमें जाती हैं तो किस तरह से ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जो उनके वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बिना डिग्री के ही नाबालिग यहाँ डॉक्टर बने नजर आ रहे हैं। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज़। नमस्कार।